चलिए, पिछले दिन तक हम लोगों ने बात किया था किस चीज का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी किसी दो इक्वल चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत छोटे डिस्टेंस से सेपरेट करके रखते हैं, तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते थे। तो 2 पॉइंट चार्ज होता था इसमें। 2 पॉइंट चार्ज कैसा हम लोग कंसीडर करते थे, एक प्लस क्यू और दूसरा क्या, माइनस क्यू। और इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए था, बहुत छोटा डिस्टेंस होना चाहिए था। कितना छोटा, 10⁻⁻15 मीटर से कम का। और इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग मानते थे कितना, 12। इतनी बातें आपके समझ में आ गई थी पिछले दिन तक कि हम लोग जब भी किसी दो इक्वल चार्ज को जो अपोजिट साइन का हो, इसको बहुत छोटे डिस्टेंस से सेपरेट करके रखेंगे, तो इस पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो, इसमें तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस आप 12 क्यों मानते हैं, एल भी तो मान सकते थे। तो 12 मानने में क्या होता है कि कैलकुलेशन का बहुत सारा पोर्शन इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 12 मान के चलते। इतनी बातें समझ में आ रही है। कल मैं आपको इसका ढेर सारा एग्जाम्पल दिखाया था। एग्जाम्पल में किस चीज का दिखाया था, NaCl एक डाइपोल बनाता है Na+ और Cl- का। आपको एग्जाम्पल में क्या दिखाया था, H2O दिखाया था कि ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन होता है, जो क्या करता है, अपना एक डाइपोल बनाता है, H+ और O- मिल करके, है ना। ये एक डाइपोल और ये एक डाइपोल। इसी तरीके से आपको दिखाया था एक अगला एग्जाम्पल किस चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड का। और इस तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के हो सकते हैं। मिला जुला के आपको ध्यान में बस एक ही बात रखना है फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से, क्या कि यदि दो इक्वल चार्ज एक दूसरे से बहुत छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऑक्सीजन कार्बन प्लस प्लस, ऑक्सीजन माइनस माइनस, फिर कार्बन का 2 और प्लस और ऑक्सीजन कैसे माइनस, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस मिल करके 2 डाइपोल बनाया था। यहां तक हम लोग पिछले दिन तक बात किए थे। और आपको लास्ट टाइम मैं बोला था कि इन सारे डाइपोल्स में कौन सा डाइपोल स्ट्रांग होगा या कौन सा डाइपोल वीक होगा, इस चीज को डिस्कस करने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हम लोग यहां पर एक नया टर्म लॉन्च करेंगे, जिस टर्म का नाम क्या होगा, जिस टर्म का नाम होगा क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जिसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, किस चीज से डिनोट करते हैं, P से। अब ये होता क्या चीज है, तो सबसे पहली बात तो ये कि टू डिटरमाइन द स्ट्रांगनेस और वीकनेस ऑफ अ डाइपोल, कि कोई भी डाइपोल कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है या कितना स्ट्रांग है, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इस टर्म का यूज करते हैं। कौन सा टर्म, डाइपोल मोमेंट का टर्म। कि डाइपोल मोमेंट जब भी बात की जाए तो आपको सीधे सीधे समझना है क्या, कि सीधे सीधे समझना है क्या कि बात हो रही है किस चीज की, कि किसी भी डाइपोल के स्ट्रांगनेस की या वीकनेस की। तो हम लोग क्या बात किए, टू डिटरमाइन द स्ट्रांगनेस और वीकनेस ऑफ द डाइपोल द टर्म डाइपोल मोमेंट इज यूज्ड। कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, इस बात का अगर हमको जानकारी चाहिए तो हम लोग किस टर्म का यूज करेंगे, डाइपोल मोमेंट का। अब देखो कि अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि जो कोई भी डाइपोल होता है, जो कोई भी डाइपोल होता है, वो दो इक्वल चार्ज और अपोजिट चार्ज, दो इक्वल चार्ज और अपोजिट चार्ज जब एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है, तो इसी सिस्टम ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल। मान लीजिए कि यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर मान लीजिए कि माइनस क्यू है। इस डाइपोल का ये सेंटर है, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस L और यहां से यहां तक का ये भी डिस्टेंस कितना, L। अगर दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का हम बात करें टोटल डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो कहता क्या है कि अगर आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा,
इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो टू ऐसे लिखेंगे कि डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, as the product of magnitude of any one of the charge, कि जिस दो चार्ज से मिलकर के बना हुआ है डाइपोल, उसमें से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एंड द सेपरेशन डिस्टेंस, एंड द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, कि जब हम दोनों में से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को दोनों चार्जों के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस से प्रोडक्ट में ले लेंगे, मल्टीप्लाई में ले लेंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा क्या, डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब ध्यान से देखना कि अगर डाइपोल मोमेंट P लिखना है तो दोनों चार्ज, एक है प्लस क्यू और एक है क्या, माइनस क्यू, लेकिन बात हो रही है किस चीज की, मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज की, तो हमको यहां पर साइन से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या कह रहा है कि जो डाइपोल मोमेंट है इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्जेस। जो आपका डाइपोल बना है वो दो चार्ज से बना हुआ है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड एक जैसा ही है, तो इस दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको लेना है और इसको प्रोडक्ट में किसके साथ लेना है, तो द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इस सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस का अगर हम लोग बात करें तो सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितने का है भाई, तो सेपरेशन डिस्टेंस को अगर देखोगे तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितने का है, 2l का। इसका मतलब क्या कि जब q को हम लोग 2l से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डाइपोल मोमेंट। अब यहां एक चीज आपको हजम नहीं होगी, देखिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है फिजिक्स में कि जिसके डायरेक्शन के बदल जाने से क्वांटिटी पर फर्क पड़ने लगता है। जैसे अभी तक आप लोग पढ़े होंगे क्या, एरिया का अगर बात करें तो एरिया, अगर रेक्टेंगल का एरिया हो, मान लो कि ये रेक्टेंगल है, लेंथ है l और ब्रेथ है b, तो इसका एरिया हम लोग कितना लिखते थे, l इंटू बी। आप ध्यान से देखेंगे कि पहला वाला लेंथ ये स्केलर है, दूसरा वाला लेंथ ब्रेथ भी क्या है, स्केलर है, और इस दोनों स्केलर को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो एरिया भी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। ये अभी तक आप पढ़े होंगे कि एरिया कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन कई जगहों पर क्या होती है, ध्यान देना कि कई जगहों पर क्या होती है कि एरिया का डायरेक्शन बदलने से क्वांटिटी पर असर पड़ने लगता है। जैसे तुम देखो कि ये पंखा चल रहा है और इधर से हवा आ रही है डायरेक्ट मेरे सामने, और मैं क्या करूं कि अपने हाथ में एक क्वाइल ले लूं, कोई सा राउंड क्वाइल है मेरे हाथ में, तो अभी देखो कि मैक्सिमम हवा मेरे क्वाइल से अंदर आ रही होगी। क्वाइल से पास करने वाला हवा का जो अमाउंट है वो मैक्सिमम मेरे पास आ रहा होगा। मैं क्या करूं, क्वाइल को धीरे धीरे घुमाना शुरू करूं, क्वाइल से पास करने वाले हवा का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम जाएगा। धीरे 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 मैं अपना क्वाइल कैसे करूं, ऐसे सीधा करूं, अब मेरे क्वाइल से कोई हवा पास। इसका मतलब देखो कि जब मेरा एरिया का डायरेक्शन अलग था तो अमाउंट ऑफ एयर पासिंग थ्रू द सरफेस अलग था। जैसे जैसे मैं एरिया का डायरेक्शन बदला हूं, क्या हुआ है, अमाउंट ऑफ एयर बदलने लगा है। इसका मतलब कि एरिया का डायरेक्शन बदलने से एयर का क्वांटिटी पर फर्क पड़ रहा है, और जब किसी भी क्वांटिटी पर डायरेक्शन अपना इफेक्ट दिखाने लगता है तो उसको हम लोग वेक्टर जैसे कंसीडर करने लगते हैं। तो फिजिक्स में आप देखेंगे अगले ही टॉपिक में कि बहुत जगह पर एरिया स्केलर है लेकिन उसको हम लोग वेक्टर के जैसे ट्रीट करते हैं। ठीक उसी तरह से आप देखिए कि यहां पर अगर डाइपोल मोमेंट का हम लोग बात करें तो डाइपोल मोमेंट में चार्ज स्केलर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l, ये भी क्या है, स्केलर है, लेकिन इस दोनों स्केलर को हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए स्केलर, लेकिन डाइपोल मोमेंट को कंसीडर करते हैं हम लोग वेक्टर के जैसे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, डाइपोल मोमेंट को कैसा कंसीडर करते हैं, वेक्टर के जैसा। तो अगर हम अगले पॉइंट पर बात करें तो अगले पॉइंट पर बात करें कि जो आपका डाइपोल मोमेंट है, और ध्यान रहे कि यहां पर हम लोग जब भी डाइपोल मोमेंट का बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का बात कर, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात आपको याद रखना है, जबकि चार्ज और 2l ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है।
लेकिन डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब तुम्हारे मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भैया अगर डाइपोल मोमेंट आपका स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने ही पढ़ाया है कि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो अगर डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो आप बताइए कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम लोग डायरेक्शन का बात करें तो आपको यहां याद रख लेना है क्या कि जो द डायरेक्शन होता है इसका, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट जो होगा इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि अगर हम लोग आपके डाइपोल का बात करें तो अगर आपका डाइपोल कुछ इस तरीके से है, अगर आपका डाइपोल कुछ इस तरीके से है, तो इस डाइपोल को अगर हम लोग देखेंगे तो ये दो चार्ज से मिलकर के बना होगा। एक होगा कितना? प्लस क्यू, और एक होगा क्या? माइनस क्यू। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट का हम केवल बात करें, अगर हम बात करें केवल मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट का, तो अभी हम लोगों ने देखा है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट जो होता है P इक्वल टू दोनों में से कोई एक चार्ज और दोनों के बीच का क्या? डिस्टेंस का प्रोडक्ट। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन हमेशा ही किधर होगा? इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से किधर के तरफ? हमेशा इसका डायरेक्शन होगा किधर? नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव के तरफ। ये डायरेक्शन होगा किसका? आपके डाइपोल मोमेंट का। बात समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो मैग्नीट्यूड भी है इसका, प्रॉपर डायरेक्शन भी है। हमेशा ही डाइपोल पलट देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। और डायरेक्शन किधर रहेगा? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बातें याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी? अगर कोई आदमी आपसे पूछ दे कि एसआई यूनिट क्या होता है डाइपोल मोमेंट का, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपसे अगर कोई आदमी पूछ दे कि एसआई यूनिट क्या होता है डाइपोल मोमेंट का, तो एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट का अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देखिएगा ध्यान से कि Q चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है और 2L दोनों के बीच के डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा? यानी कि अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट के ऐसा यूनिट का बात करें तो डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट जो होगा ये क्या होगा? कूलॉम्ब मीटर। क्या होगा? कूलॉम्ब मीटर। बात समझ में आ रहा है? क्यों कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या? कूलॉम्ब, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2L, उसका यूनिट क्या हो जाएगा? दोनों प्रोडक्ट में है तो एसआई यूनिट किसका क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट का कूलॉम्ब मीटर। इतने बातों में कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत है। अगर कोई आदमी आपसे पूछ दे कि डाइपोल मोमेंट का मुझे डायमेंशन लिख के बताओ, तो ध्यान देना, अगर डायमेंशन पूछ दे तुमसे डाइपोल मोमेंट का कि P का डायमेंशन बताओ, तो वही लिखोगे जो Q का डायमेंशन होगा और जो 2L का डायमेंशन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चार्ज का डायमेंशन तुम्हें याद होगा, चार्ज का डायमेंशन कितना होता है? और 2 तो नंबर है, इसका कोई डायमेंशन, L लेंथ है तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? तो अगर थोड़ा अच्छे से लिखेंगे अरेंज करके तो मास नहीं है, लेंथ कितना है पावर में, टाइम इसमें टाइम 1, और करंट भी कितना टाइम्स, यही हो जाएगा क्या आपके डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कोई भी डाइपोल कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, इस चीज की जानकारी के लिए क्या निकालना है आपको? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो जिस दो चार्ज से मिलकर के डाइपोल बना है उसमें से किसी एक चार्ज को दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट वेक्टर है कि स्केलर है? तो आपको याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट देखने में हमेशा स्केलर के जैसे आपको लगेगा। क्यों कि चार्ज भी स्केलर और डिस्टेंस भी स्केलर, लेकिन डाइपोल मोमेंट होता कैसा है? वेक्टर। डायरेक्शन किधर? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ। एसआई यूनिट क्या होगा? कूलॉम्ब मीटर, और डायमेंशन आप देख रहे हैं। ये डाइपोल मोमेंट थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको समझ में हमेशा ही रहना चाहिए। हमेशा ही समझ में रहना चाहिए क्या कि अगर हमारे पास कोई सा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर हमारे पास कोई सा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप देखिएगा क्या कि बना रहेगा ये कैसे? इक्वल चार्जेज से।
मान लो ये है प्लस क्यू और ये है कितना माइनस क्यू, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा 12, तो एक सेंटर मान लेंगे हम, और इस सेंटर से ये भी डिस्टेंस L और ये भी डिस्टेंस कितना L। अब देखना कि इसमें डाइपोल के दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है, तो डाइपोल के दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन ये इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा और ये इधर भी किधर जाएगा, इनफाइनाइट तक। और इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। बात समझ में आ रहा है क्या, कि डाइपोल के दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन। अगर कोई पूछे कि डाइपोल का एक्सियल लाइन क्या होता है, तो आप सीधे सीधे बोलिएगा क्या, कि लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस ऑफ डाइपोल, कि किसी भी डाइपोल के चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन, एक शब्द में। बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट देखना कि इस दोनों चार्ज के ठीक बीच में एक सेंट्रल पॉइंट आपको दिख रहा है। अगर इस पॉइंट का नाम मैं थोड़ा देर के लिए O रख दूं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है क्या, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, पोल ऑफ डाइपोल। इसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे डाइपोल का। बात समझ में आ रहा है। और पोल पर एक लाइन हम सीधे सीधे ऐसे खींच देंगे परपेंडिकुलर, तो इस लाइन को बोला जाता है क्या, इस लाइन को बोला जाता है आपको क्या, इक्विटोरियल लाइन। इसको क्या बोला जाता है, इक्विटोरियल लाइन। कोई आदमी पूछे कि इक्विटोरियल लाइन क्या होता है, तो कहेंगे क्या, कि अ लाइन पासिंग थ्रू द पोल ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन इज नोन एज इक्विटोरियल लाइन। ज्यादा दिमाग खराब हो सीधे मान लेना, एक्स एक्सिस एक्सियल लाइन, वाई एक्सिस इक्विटोरियल लाइन, और डाइपोल का सेंटर जो रहेगा वो क्या रहेगा, पोल रहेगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम लोग अगर इसको भी लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, अ लाइन पासिंग थ्रू द पोल ऑफ डाइपोल, passing through the pole of dipole and is perpendicular to axial line। कि एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर अगर कोई भी लाइन पोल से डायरेक्ट पास करे तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विटोरियल लाइन। अब देखिएगा कि ये डाइपोल दो पॉइंट चार्ज से मिलकर बना हुआ है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की यहां कोई कहानी नहीं लगेगी, क्यों कि प्लस क्यू और माइनस क्यू ये दोनों ही क्या है, पॉइंट चार्ज। कूलॉम्स लॉ सिंपल सिंपल लगाएंगे। अब जो मेनली हमको ये चीज पढ़ना था क्या, तो ध्यान देना, एग्जाम में कई बार तुमसे पूछ देता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट इट्स मोमेंट, ठीक ना, पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कीजिए। तो आपको ये पूरा कहानी करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन लेकर के डाइपोल मोमेंट तक, वेक्टर स्केलर तक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बोर्ड में आप कितना सुंदर से लिखते हैं कॉपी, इसी बात पर नंबर मिलता है। तो कई बार होते हैं क्या कि हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे आपसे पूछ दिया कि भाई साहब बताओ कि कूलॉम्स लॉ से तुम क्या समझते हो, तो डायरेक्ट हम लिखना शुरू कर देंगे कूलॉम्स लॉ क्या, कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। गलत मेथड है। जब भी कभी आप लॉन्ग आंसर लिखना शुरू कीजिए, तो लॉन्ग आंसर को लिखने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप उसका इंट्रो तैयार कीजिए। क्या, कहां से शुरू करेंगे, कि हम लोग जानते हैं क्या कि दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा यदि सेम नेचर का रहेगा, तो यदि अपोजिट नेचर का रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसी अट्रैक्शन या रिपल्सन के फोर्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग कूलॉम्स लॉ का यूज करते हैं। अब कूलॉम्स लॉ क्या कहता है वो स्टेटमेंट लिखेंगे, लास्ट में जब निकाल लेंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r², तो लास्ट में दो लाइन में कंक्लूजन भी लिखेंगे, तब जाकर के 5 नंबर मिलता है। नहीं तो आप सुनते होइएगा क्या कि हमको सारा आंसर आ रहा है, मैंने एग्जाम में लिखा भी सारा है, नंबर कम मिले, कहां गए नंबर। किसी की दुश्मनी नहीं है आपसे कि आपका कॉपी लिखा हुआ रहेगा तो नंबर काट लेगा, लिखने का तरीका होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से आप डाइपोल मोमेंट पूरा का पूरा सीख गए, डाइपोल मोमेंट का एक्सियल लाइन आप समझ गए, डाइपोल मोमेंट का आप पोल समझ गए, और डाइपोल का आप इक्विटोरियल लाइन समझ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जो हम लोगों को पढ़ना है, जो मैं कल बोला था आपको कि 5 नंबर का आज का क्लास है,
तो देखो कि करीब करीब हर एक साल यहां से पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालने के लिए। अब यही सेम चीज यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े हैं, जब मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे, बस नाम बदल जाएगा, कांस्टेंट बदल जाएगा, बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहेगी। जैसे जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं वैसे वैसे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, बस नाम बदलेगा, कांस्टेंट बदलेगा, कॉन्सेप्ट सारा सेम टू सेम रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इस चीज को क्या करना है, हमको ध्यान से सीखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जो आज का हम लोगों का टॉपिक है, ये टॉपिक है क्या आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का बात किया जाए, सीधे सीधे एक लाइन में दिमाग में रखना है कि दो इक्वल चार्ज होगा, बहुत छोटे डिस्टेंस से सेपरेट होगा। कितना स्ट्रांग होगा, तो एक चार्ज इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। डायरेक्शन किधर होगा हमेशा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बात समझ में आ रहा है? तो देखना कि फिजिक्स के किसी भी डेरिवेशन को करते टाइम अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और ध्यान से देखना कि डाइपोल का बात कर रहा है भाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक डाइपोल बना लें। तो चलो एक डाइपोल हम मानते हैं कि मेरा डाइपोल जो है ये कुछ इस तरह का है मेरा डाइपोल, और इस डाइपोल को अगर हम बात करेंगे तो इसका हम एक चार्ज यहां रख लेते हैं और इस दूसरे चार्ज को हम क्या करते हैं, यहां पर रख लेते हैं। यह है भाई मेरा डाइपोल। अब इसमें एक चार्ज को हम मानते हैं कितना, -q, और दूसरे चार्ज को हम मानते हैं कितना, +q। डाइपोल का सेंटर कहीं पर कुछ ऐसा होगा O, इस O से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और इस O से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा। यह है मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो -q और +q चार्ज से बना हुआ है। दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितने का है, 2l का। L और L कितने का, 2l का। इस डाइपोल का एक्सियल लाइन यही वाला लाइन है। हम मान लेते हैं क्या कि इस एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट M है, जो M इसके सेंटर से, ध्यान देना कि जो भी डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे वो कहां से, सेंटर से करेंगे या पोल से मेजरमेंट करेंगे। तो इसके पोल से ये M पॉइंट के बारे में क्या कह रहा है कि ये M पॉइंट x डिस्टेंस पर है। तो हम लोगों को इसी M पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग क्या अभी तक किए हैं, इसको एजम्पशन में लिखना पड़ेगा। तो क्या किए हैं भाई, तो हम लोग किए हैं क्या कि लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल माने हैं, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ चार्ज +q एंड -q। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो +q और -q चार्ज से बना हुआ है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, तो सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कितना, 2l। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? क्या माने है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, +q -q चार्ज से बना है, दोनों के बीच का सेपरेटेड डिस्टेंस कितना है, 2l। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? हम लोगों को फाइंड क्या करना है, तो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट M। पॉइंट M पर हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल के, इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट है M, उस पॉइंट पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, which is at x distance from the pole of dipole। जो
पोल ऑफ डाइपोल से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब जरा सा ध्यान देना कि जितना काम मैंने डायग्राम में किया है उतना ही काम क्या किया मैंने एजम्पशन में लिखा है। क्या बोला कि भाई एक डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू से बना हुआ है, दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितने का, 12 का। हम लोगों को करना क्या है, तो इसके एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट m है, जो m पोल ऑफ डाइपोल से कितना दूर पर है, x डिस्टेंस पर है, और इसी पॉइंट m पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अगर डाइपोल दिया हुआ है तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कैसे? तो दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, डाइपोल का मोमेंट निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जरा सा निकाल के देखते हैं। तो अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे, डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन डाइपोल, कि जो हमें डाइपोल दिया हुआ है इसको कैसे निकाला जा सकता है। डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन डाइपोल कैन बी गिवन बाय कैसे, P इक्वल टू दोनों में से कोई एक चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस, यही हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। अभी तक पढ़ा रहा था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना कि इतनी काम हो गई मेरी इंट्रोडक्शन की। अब ये बताओ कि इस पॉइंट M पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये कौन कौन बनाएगा? एक तो ये माइनस क्यू बनाएगा और ये कौन बनाएगा? दो ही पॉइंट चार्ज है, यही दोनों अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इसी दोनों के फील्ड का जो रिजल्टिंग हो जाएगा वही यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि माइनस क्यू के कारण जो इस पॉइंट M पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका नाम कुछ भी मान लेंगे E1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? माइनस क्यू के कारण जो पॉइंट M पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका हम लोग नाम क्या मान लेंगे, कुछ भी, E1। आपको इतना बात का जानकारी होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो इससे r डिस्टेंस पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो E इक्वल टू हम लोग कितना लिखते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन किधर होता था। इतनी बात की जानकारी है कि नहीं है? इतने बात की जानकारी है। तो अगर इतने बात की जानकारी है मेरे भाई, तो चलो चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और मानते हैं क्या कि लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट M इज E1। मान लिए क्या कि पॉइंट M पर माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम क्या है, E1। बात समझ में आ रहा है? अब जरा सा ध्यान से देखना कि इस पर ये चार्ज को अगर तुम जरा सा गौर से देखो तो ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है। इस चार्ज के कारण M पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा कि टुवर्ड्स द चार्ज होगा? टुवर्ड्स द चार्ज होगा, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने क्या माना है, E1। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? इस माइनस क्यू से पॉइंट M तक का डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा, तब जाकर के वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो हमको यह पता है कि इस सेंटर से M तक का डिस्टेंस है कितना, x, और इसमें हम कितना डिस्टेंस और बढ़ा देंगे तो इस चार्ज तक का डिस्टेंस हो जाएगा, L बढ़ा देंगे। इसका मतलब कि माइनस क्यू से लेकर के और यहां तक का जो ये डिस्टेंस है कितना, x प्लस एल। कैसे? देखो, सेंटर तक का डिस्टेंस x है M से, बढ़े हैं इधर कितना, L, तो कितना हो गया ये टोटल डिस्टेंस, x प्लस एल। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि अगर हमको E1 लिखना है तो E1 कैन बी गिवन बाय कैसे? तो भाई E1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, के चार्ज है कितना, Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना, x प्लस एल का होल स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? क्या लिखते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के के जगह के, क्यू के जगह पर क्यू, और आर स्क्वायर यहां से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो कि कितना है, x प्लस एल। तो क्या लिखेंगे, x प्लस एल का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकल गया।
इस प्लस क्यू के कारण अगर हम एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है भाई। पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा कि अवे फ्रॉम द चार्ज होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग नाम क्या मान लेते हैं? E2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? E2। तो क्या मान रहे हैं? मान रहे हैं क्या कि लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट एम इज E2, कि प्लस क्यू के कारण एम पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह है कितना? E2। तो अगर भाई हमको E2 निकालना है, तो E2 कैन बी गिवन बाय, कैसे E2 दिया जाएगा? तो E2 दिया जाएगा कैसे? E2 इक्वल टू, फिर से लिखेंगे कितना? KQ बाय आर स्क्वायर। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि इस प्लस क्यू से इस पॉइंट M का डिस्टेंस कितना है। अब ध्यान देना कि प्लस क्यू से इस M तक के डिस्टेंस O से X डिस्टेंस पर है। अगर हम O से L डिस्टेंस पीछे आ जाएं तो 4 से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं? तो ये पूरा X है और इसमें से L को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब प्लस क्यू से लेकर के यहां तक का जो ये डिस्टेंस है ये है कितना? X माइनस, क्योंकि O तक X था, L लेंथ पीछे चले गए तो यहां तक का डिस्टेंस हो गया। यही डिस्टेंस अपने को चाहिए, तो X में से इस L को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब प्लस Q से इस M तक का डिस्टेंस है कितना? X माइनस L। तो हम लोग कितना लिखेंगे? KQ बाई X माइनस L का होल स्क्वायर। ये E2 निकल गया। इससे पहले मेरा क्या निकल गया है? E1 निकल गया है। अब जरा सा ध्यान से देखना कि E1 और E2 ये दोनों का दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? E1 और E2 एक दूसरे के क्या है? ठीक अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान देना, मान लो कि एक बॉडी यहां पर रखा हुआ है, इस बॉडी पर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है कितने का? 5 न्यूटन। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि F नेट कितना है तो तुम क्या कहोगे? कैसे पता चला? बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लिए तो कितना हुआ? 5 न्यूटन। और मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि इसका डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन किधर है? 10 न्यूटन वाले की तरफ। कैसे? तो मैं इधर 5 न्यूटन से खींच रहा हूं, कोई उधर 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो ओवरऑल किधर खिंचाएगा? उधर की तरफ। कितने न्यूटन से? तो हमेशा याद रखना है कि जब दो भी चीज वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे। और डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन टुवर्ड्स 10 न्यूटन, 10 न्यूटन के तरफ इसका डायरेक्शन होगा, मतलब बड़े वाले के तरफ डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर देखो कि E1 और E2 ये दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मुझे ये पता चल जाए E1 और E2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कि कैसे पता करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है E1 और E2 में। तो आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो आप E1 में देखिए कि KQ x प्लस L का होल स्क्वायर है, जरा सा ध्यान देखना। और E2 में देखो तो KQ x माइनस L का होल स्क्वायर। मैं यहां रफ में लिखता हूं कि आपका जो E1 है, जो आपका E1 है ये है कितना? KQ बाय x प्लस L का होल स्क्वायर। और जो आपका E2 है ये है कितना? KQ बाय x माइनस L का होल स्क्वायर। एक बात तुमको पता होगा कि किसी भी क्वांटिटी में जब बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो आउटपुट छोटा मिलता है, और जब छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आउटपुट कैसा मिलता है? बड़ा मिलता है। आप बताइए कि KQ तो दोनों के लिए सेम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब x प्लस L बड़ा है और x माइनस L क्या है? आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम में देखिए कि x प्लस L यहां से यहां तक का डिस्टेंस इतना बड़ा है और x माइनस L यहां से यहां तक का डिस्टेंस इतना छोटा है। तो ये बताओ कि x प्लस L बड़ा है कि x माइनस L बड़ा है? ऐसे भी किसी क्वांटिटी में कोई जोड़ेंगे तब ज्यादा होगा कि घटाएंगे तब ज्यादा होगा? जोड़ेंगे तब। इसका मतलब x प्लस L क्या है? बड़ा है। तो भैया अगर x प्लस L बड़ा है तो x प्लस L से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो आउटपुट मिलेगा ये कैसा मिलेगा? छोटा मिलेगा। और x माइनस L छोटा है तो इससे डिवाइड करेंगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा?
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ कि E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है? E2 बड़ा है, तो हम लोग सीधा सीधा ये बात कह सकते हैं क्या कि क्लियरली जो E2 है ये ग्रेटर देन है क्या E1। E2 बड़ा है और E1 क्या है छोटा। कारण क्या देंगे? कारण क्या देंगे? क्योंकि इसमें छोटे चीज से डिवाइड हुआ है तो आउटपुट बड़ा आएगा, और E1 में बड़े चीज से डिवाइड हुआ है तो आउटपुट कैसा आएगा? छोटा आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज से हम लोग ये बात कह देंगे क्या कि जो E2 है वो E1 से क्या है? बड़ा है। अब अभी मैं आपको सिखाया हूं क्या कि अगर नेट निकालना है तो आप क्या करिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए और डायरेक्शन इसका किधर रहेगा? बड़े वाले के तरफ रहेगा, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स रहेगा किधर? E2 के तरफ। बात समझ में आया कि नहीं? अभी मैं सिखा रहा था क्या 5 न्यूटन 10 न्यूटन वाली कहानी यहां सिखा रहा था ना, तो डायरेक्शन किधर होता था? हमेशा बड़े वाले की तरफ। जब भी दो क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में रहे, बड़े में से छोटे को घटाना है और डायरेक्शन किधर की तरफ रखना है? बड़े वाले की तरफ। अब क्या करो, तो E2 और E1 का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, ई नेट का वैल्यू निकल जाएगा। पुट करके देखते हैं। तो जब पुट करेंगे तो देखो कि जो ई नेट है तुम्हारा, ये ई नेट इक्वल टू कितना लिखना है? E2 माइनस E1। E2 के जगह पर अपने पास कितना है? KQ बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। तो लिख देते हैं कितना? KQ बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस E1 के जगह पर है कितना? KQ बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। आपको एलसीएम लेने आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, चलिए हम सिखाते हैं। यहां जब हम हैं तो क्या गम है। वाह, चलो KQ कॉमन कर लिए दोनों में से, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। और प्लस माइनस यहां पर 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? ये बताओ कि अगर इस दोनों का मैं एलसीएम ले लूं तो KQ इंटू एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कोई दिक्कत है? एक्स माइनस एल के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा, और इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 1 से। तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एल का, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन डालेंगे, एक्स प्लस एल से डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? तो कितना हो जाएगा? एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। जरा सा बताओ कि बचपन में तुम लोग 2-3 फॉर्मूला निश्चित रूप से पढ़े हुए होंगे। फॉर्मूला नंबर 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, भगवान करे आता हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना? प्लस माइनस। अच्छा, ये भी पढ़े हुए होंगे कि अगर a प्लस बी और इंटू a माइनस बी है तो इसको कितना लिखते हैं? अच्छा, ये भी पढ़े हुए होंगे कि यदि a का पावर m और b का पावर m है तो इसको एक साथ ab का पावर कितना? इतना चीज आता है? इसका मतलब छठी क्लास ठीक से पढ़े हुए हो, है ना? छठा में ही ना पढ़ना है पहली बार। चलो अब देखिए आप ध्यान से कि यहां पर आप देख सकते हैं कि a का पावर m और b का पावर कितना? यहां आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां आप देख सकते हैं a माइनस बी का। इसको सारे को हम लोग खोलेंगे तो खोलने से क्या हो जाएगा? देखिए KQ के जगह KQ ही रहेगा। x प्लस एल के होल स्क्वायर को कितना लिखेंगे? प्लस 2 टाइम्स XL। कोई दिक्कत है? माइनस का साइन डालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2, और नीचे में आप ध्यान से देखिए कि इसको x माइनस एल और इंटू एक्स प्लस एल, और इस पूरे का पावर एक साथ में कितना? कोई आपत्ति है क्या? कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब ब्रैकेट को अगर आप खोलिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि KQ के जगह KQ ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2XL माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2XL, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, सारे का साइन चेंज होता चला गया। यहां देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है कि नहीं है? तो इसको कितना लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस, और इस पूरे का पावर कितना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा सा ध्यान से देखो, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, खत्म इतनी कहानी। बचा क्या? 2XL और कितना हो गया?
4xl, ठीक ना। अब जब ये 4xl हो गया तो ध्यान से देखना कि अपने पास बचा है क्या, ई नेट इक्वल टू के क्यू बचा है, ऊपर में बचा हुआ है कितना, और नीचे में कितना बचा हुआ है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसका क्या, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखो मैं इसी को थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से ये अरेंजमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कि आपको देखना चाहिए। देखिए इस 4 में से मैं 2 को पहले लिख लेता हूं, कोई दिक्कत है क्या, इस 4 में से मैं 2 को पहले लिख लूंगा, बचेगा कितना, 2, Q बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, L बचा हुआ है, और कितना बचा हुआ है, देखो 2 दूनी 4 हो गया, Q के जगह पर Q हो गया, L के जगह पर L हो गया, X के जगह पर बचा हुआ है K, तो इसको लिख लो 2K। ऊपर वाला सारा काम खत्म। नीचे में क्या बचा हुआ है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। अब देखिए 2 दूनी, यहां देखो यहां से मिलाओ, K के जगह K लिख लिए हैं, Q के जगह Q लिख लिए हैं, 4 के जगह पर 2 गुने 2 लिख लिए हैं, X के जगह X लिख लिए हैं, और L के जगह ऊपर वाला सारा काम, और नीचे में एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जरा सा अगर ध्यान से देखोगे तो इस मुर्गी को कहीं देखा हुआ लग रहा है, Q इंटू 2L, क्या है ये, डाइपोल मोमेंट। तो अगर इस डाइपोल मोमेंट को हम लिखें तो ये ई नेट इक्वल टू आपको कितना दिखेगा, 2K पी एक्स अपॉन कितना, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर, और यही जो है सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें एक्स एल के ये सारा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा जो किसका डायरेक्शन होगा, डाइपोल मोमेंट का, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तुम ध्यान से देखना, आप पीछे से हम लोग मिलाएंगे कैसे, तो हम लोग यहां लिखे हुए हैं क्या, कि डायरेक्शन टुवर्ड्स E2, कि जो अपने इनेट का डायरेक्शन होगा वो किधर, E2 के तरफ। अब देखते हैं कि E2 का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है कि नहीं है। अब आ जाओ कहां, डायग्राम पे, तो डायग्राम पे आ जाओ। देखो भाई E2 का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में। डाइपोल मोमेंट के बारे में मैं क्या बोला हूं हमेशा, किधर से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो भैया जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेंगे तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, ये किस डायरेक्शन में है, E2 के डायरेक्शन में है कि नहीं है, इसका मतलब अपना कहानी ठीक चल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग सिंपल सा ये नहीं रखेंगे कि E2 के डायरेक्शन में कि E1 के डायरेक्शन, क्योंकि E1 और E2 अपना टेम्पररी चीज है जिसको मैंने माना है, मैंने नाम रखा है। अब अगर डाइपोल दे दिया तो इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फिक्स, किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये पॉइंट अगर हम इधर रखेंगे तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये भी तो हो सकता था कि एक्सियल लाइन पे इधर कहीं पॉइंट रखते, तब भी क्या होता, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस बात को हम लोग जनरलाइज कैसे करेंगे, तो जनरलाइज कैसे करेंगे कि ये जो डाइपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड K2K पी एक्स बाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। और किस डायरेक्शन में, तो किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ऐसे लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ ई नेट इज, द डायरेक्शन ऑफ ई नेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब जरा से यहां से देखना कि डाइपोल के केस में मैं क्या बोला हूं आपको, कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो 2 चार्ज इक्वल रहेगा, अपोजिट रहेगा, और एक दूसरे से बहुत छोटे डिस्टेंस से सेपरेट रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसा रहेगा, बहुत छोटे डिस्टेंस से सेपरेट रहेगा। तो तुम ध्यान से देखना कि अगर ये 10 का पावर माइनस 15 मीटर रहा दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और ये x में 1 सेंटीमीटर भी ले लूं, तो इस 1 सेंटीमीटर के सामने में 10 का पावर माइनस 15 मीटर का कितना औकात रहेगा, 0 के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जनरली डाइपोल के केस में क्या होता है, तो जनरली जो है सो आपके डाइपोल के केस में क्या होगा कि जनरली होता है आपके डाइपोल के केस में, जनरली इन
द केस ऑफ डाइपोल, कि डाइपोल के केस में जो जनरली होता है ये एल इज टू मच स्मॉलर देन क्या, एक्स। एक्स से एल का वैल्यू क्या होता है, बहुत छोटा। मान लो कि एक्स अगर सेंटीमीटर में दे दें, एक्स रहे सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर, और एल का वैल्यू कितना 10 का पावर -15 मीटर, कितना का डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस। तो एक्स के सामने में एल कैसा है, जीरो के जैसा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर एक्स बहुत बड़ा है एल से, इसका मतलब एल का वैल्यू जो हो जाएगा, इसका मतलब जो एल का वैल्यू हो जाएगा वो ऑलमोस्ट कितना, जीरो। तो एल का वैल्यू जब जीरो हो जाएगा तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का वैल्यू ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर में, क्योंकि एल तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, जीरो के बराबर में हो गया। अब जरा सा ध्यान से देखना कि एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पर अब क्या पुट करेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब एक्स एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ई नेट इक्वल टू 2k पी एक्स बाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पर क्या, और इसका क्या, जरा सा ध्यान से देखो कि ये ई नेट जो है तुम्हारा, ये ई नेट जो है वो 2k पी एक्स बाई एक्स का पावर 4 होगा कि नहीं? जब 4 हो जाएगा तो ये देखो इस x से एक कट के यहां कितना हो जाएगा, तो फाइनली जो तुम्हारा ई नेट बचेगा, ये ई नेट कितना बचेगा, 2k p बाई कितना, एक्स क्यूब। और यही आपको क्या करना है, याद रखना है, ध्यान रखना है कि जब डाइपोल में देख लें कि x और l में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तब हमको इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। लेकिन अगर x और l कंपेयर करने लायक रहे तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करना। अब क्या कि l का वैल्यू दे दे तुमको क्या, 10 का पावर -15 मीटर, और x का वैल्यू दे दे कितना, 3 × 10 टू द पावर -15 मीटर। अब ज्यादा का अंतर नहीं है, 3 गुना का अंतर है। तो अब नहीं कहेंगे कि x के सामने में l 0 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कंपेरेबल है, तो कंपेरेबल है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। लेकिन जब बहुत बड़ा डिफरेंस रहे तब किस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कि इसी पर एक छोटा सा हम लोग डिस्कशन एक बार शुरू से आपको रिकैप कर दे रहे हैं कि आपको ये बात मस्ट याद रखना है क्या, कि जो एक्सियल लाइन पे ई नेट का डायरेक्शन होगा वो कितना होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन। हमेशा एक्सियल लाइन पे जो ई नेट का डायरेक्शन होगा वो किसके डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। और सीधा सीधा अगर हम लोग यहां से कंक्लूड करके लिखें इस चीज को, तो इस चीज को अगर हम कंक्लूड करके लिखना चाहेंगे तो कंक्लूड करके एक लाइन में क्या लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन होगा, ई एक्सियल, ये कितना होगा, 2k p बाई कितना, एक्स क्यूब। और ये 2k p बाई एक्स क्यूब होगा किधर, तो इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ किधर, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। और भैया तुमको याद होगा कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यही चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। और यही डेरिवेशन आपसे 5 नंबर में पूछ देगा। तो अगर आप सिस्टम से इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आराम से इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या चीज, क्या लिखे थे बगल में, वो कुछ नहीं लिखे थे, यही लिखे थे ना। क्या बोल रहा है आगे पीछे यार, लिखा हुआ तो है, कुछ नहीं लिखे थे उसमें। ये लिखे थे, अब ठीक है। समझाने वाली बहुत सारी चीजें होती है, जब घर पे कॉपी देखोगे ना तो खुद ब खुद याद आ जाएगा। पढ़ोगे तब, नहीं पढ़ोगे तो बिंदास। समझ में आ रहा है? तो देखो, पढ़ना मेहनत का काम है। पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो और अच्छा होगा। इसीलिए पढ़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। समझ में आ गया इतना बात? इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें। देखिए, छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि एक डाइपोल है, अ डाइपोल इज
मेड अप ऑफ +1 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम। एक डाइपोल बना हुआ है किससे? +1 माइक्रोकूलम के चार्ज से और -1 माइक्रोकूलम के चार्ज से, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 माइक्रोमीटर। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड due to dipole at its axial line at a distance of 100 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कितने से बना हुआ है? +1 माइक्रोकूलम से और -1 माइक्रोकूलम से। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है तुमको? 2 माइक्रोमीटर। कितना? 2 माइक्रोमीटर। और तुमको कह रहा है क्या कि इसके एक्सियल लाइन पे कहीं पर पॉइंट P है जो इसके सेंटर से कितने दूर पर है? 100 सेंटीमीटर पे। यहां पे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ध्यान से देखना कि माइक्रोमीटर और 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर कंपैरिजन के लायक है क्या? कंपैरिजन के लायक मतलब इस 1 मीटर के सामने में इस 2 माइक्रोमीटर का औकात कितना है? 0 के बराबर में। तो जो हम लोग ई एक्सियल का फॉर्मूला लगाएंगे, ये ई एक्सियल का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? 2kp बाई कितना? एक्स क्यूब। जरा सा देखो P बराबर कितना होता है? Q इंटू 12। Q का वैल्यू देखो 1 माइक्रोकूलम है, तो Q का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है तो कितना लिखेंगे? 10 का पावर -6 और 2 इंटू L या 2L का वैल्यू आप देखिए तो कितना है? 2 माइक्रोमीटर। तो 2 माइक्रोमीटर का मतलब कितना? 2 गुने 10 का पावर -6 मीटर। इसका मतलब ये 2 गुने 10 का पावर -12 कूलम मीटर P निकल गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? X का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया? 1 मीटर। सब का वैल्यू रख दो। तो सब का वैल्यू रख दोगे तो ई एक्सियल कितना निकल जाएगा? 2। K का वैल्यू कितना होता है? 9 गुने 10 का पावर 9। P के जगह पर कितना आया है? 2 गुने 10 का पावर -12 और नीचे में x क्यूब यानी कितने का क्यूब? 1 का क्यूब। ध्यान से देखो 2 9 में 18 दूना कितना? 36। कितना हो गया? 36 इंटू 12 में से 9 गया कितना? और 1 का क्यूब तो इतना ही रह जाएगा। इसी को थोड़ा ठीक से लिखोगे तो देखो कि डेसिमल एक्सपेंशन में स्टैंडर्ड लिखने का तरीका होता है A.BCD इंटू 10⁻XYZ। मतलब क्या कि एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। यहां 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसको थोड़ा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें आप क्या करिए? 10 से भाग भी कर दीजिए और 10 से क्या करिए? अब देखिए कि 36/10 कितना हो जाएगा? 3.6 और 10 का पावर -3 और +1 कितना हो जाएगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते थे? E = फोर्स बाय चार्ज। फोर्स क्या? न्यूटन में और चार्ज किस में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद है, जान के बहुत खुशी हुई। मिला जुला के बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट के कारण एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपको दिखाया। क्या कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एक लाइन में बस याद रखना, क्या कि एक लाइन में याद रखना है आपको बस ये कि अगर इस पॉइंट M पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस -Q के कारण होगा और इस -Q के कारण E1 बोले तो डिस्टेंस कितना है? x + L। नेगेटिव चार्ज है टुवर्ड्स द चार्ज। +Q के कारण E2 बोले डिस्टेंस x - L अवे फ्रॉम द चार्ज। E1 E2 में देख लेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, डायरेक्शन बड़े वाले की तरफ होगा और बड़े वाले की तरफ हो रहा है तो किधर की तरफ? डाइपोल मोमेंट की तरफ। बस इतना कैलकुलेट करना है, काम हो जाना है। तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आपने आज निकालना
सीखा, घर से करके आइएगा। अगले दिन आपको सिखाएंगे क्या कि सर एक्सियल लाइन सिखा दिए तो इक्वेटोरियल लाइन पे भी तो होता होगा। अच्छा, कोई जरूरी है कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे ही होता हो? पॉइंट एम बीच में कहीं इधर रहे तब क्या करेंगे सर? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीजें आपको अगले क्लास में सिखाया जाएगा पैसेंस से, लेकिन इतना पढ़ के आइएगा तब। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखो, अगर पीछे इतना सारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे हो तो अब इस सब में तुमको कोई दिक्कत होने वाली, आज के लिए इतना काफी है। पढ़ के आइएगा और टेस्ट का तैयारी कीजिए। तैयारी कीजिए, जितना पढ़ा दिए हैं उतना सिलेबस है, समझे?